जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2020 का प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत है। और आपने देखा होगा कि इससे पहले भी हमने प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और ये प्रैक्टिस सेट सीरीज चलती रहेगी अनवरत। आपका 2004 तक ये प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और उम्मीद है कि आपको अलग अलग सन के जो भी आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जैसे 2022 का, 23 का, वो काफ़ी अपडेटेड लग रहा होगा। क्वेश्चन का पैटर्न जो है, अब जो आपके पाठ्यक्रम में 10 यूनिट है, उन यूनिट से जो 5, 6, 7, 8 यूनिट गद्य की विविध विधाओं से क्वेश्चन आते थे, वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में आते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आप सोचिए कि रट लें, तो रटने से काम नहीं चलता। स्पेसिफिक जो भी रचनाएं हैं उनमें डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए हम 2020 का क्वेश्चन, ये दिसंबर का जो है पेपर का, उसका सॉल्व करते हैं। प्रथम पाली का है। समय 2 घंटा आपको मिलता है और इसी के साथ 200 का पूर्णांक रहता है और क्वेश्चन 100 रहता है। और इस जो है चैनल पे आपको जो हिंदी का नहीं, वो जो फर्स्ट पेपर होता है कंपलसरी पेपर फॉर ऑल 10 यूनिट में हमने आईसीटी कंप्लीट करवाया, एनवायरनमेंट किया है, तो उसको देखते रहिए। बाकी और भी हम लेके आने वाले हैं जल्दी। तो यहाँ पे चलिए, जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इनमें कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव नहीं है। काज, कान, आखर, वायु। देखिए कौन सा तद्भव शब्द नहीं है ये पूछ रहा है। इसका मतलब 3 तत्सम होंगे, एक जो है तद्भव नहीं है। दिए गए विकल्पों में से जो वायु है, वायु तद्भव शब्द ना होकर तत्सम के तहत आता है, जबकि कान है, काज है और आखर जो है ये तद्भव शब्द है। तो इसने पूछा ना कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, तत्सम जो होता है ये संस्कृत निष्ठ होता है। संस्कृत निष्ठ, जैसे वायु, हवा भी कह सकते हैं लेकिन हवा नहीं कह सकते, हवा को हम वायु कह रहे हैं, तो ये संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, तत्सम है। और बाकी काज है, कान है, आखर है, तो कान, काज, आखर तद्भव शब्द है, जिसके काज को आप कान को कर्ण कहते हैं, काज को कार्य कहते हैं और आखर को अक्षर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है या रूढ़ नहीं है। इसमें कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है। तो इसमें जलद। उपयुक्त प्रश्न का सही विकल्प जलद होगा। जलद जल, पानी, दा देने वाला शब्दों से मिलकर बना है, अतः यौगिक शब्द है, जबकि नाक, कान पर रूढ़ शब्द के तहत आते हैं। तो इसमें प्रश्न में जलद क्या होगा। जलद जल यानी पानी, दा देने वाला शब्दों से मिलकर बना है, अतः यौगिक शब्द है जलद, जबकि नाक, कान पर रूढ़ शब्द के तहत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के तहत नहीं आती है। अरबी, लैटिन, फारसी, यूनानी। तो देखिए हमने एक चीज़ ये आपको दिखाया कि ये एक ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न है जो लगभग हर एक जो पेपर करवा रहे हैं उनमें वो है, कहीं ना कहीं वो रिपीट हो रहा है। कौन सा सामी में नहीं आता, कौन सा आर्य में नहीं आता, या उपरोक्त में से आर्य में कौन सा है, कौन सा नहीं है, ऐसे पैटर्न का। यहाँ पे देखिए अरबी नहीं है। लैटिन, फारसी, यूनानी ये सभी तो आते हैं आर्य भाषा में, लेकिन अरबी नहीं आता। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आपने देखा अरबी भाषा जो है वो सामी भाषा के तहत आती है और उसमें यही पूछा गया था। अरबी, उसमें 4 ऑप्शन दिया था और उसमें पूछा गया तो सामी अरबी के तहत था। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो अरबी है ये आर्य भाषा में नहीं आएगा, अरबी जो है ये सामी के तहत आएगा, जबकि जो लैटिन, यूनानी, फारसी है ये आर्य भाषा के तहत आता है। तारीख, निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है तारीख। तो तारीख है इसमें अरबी का। तारीख शब्द अरबी भाषा का है। आदमी, औरत, कमर, चश्मा आदि। आदमी कहिए, औरत कहिए, कमर, चश्मा आदि अरबी भाषा के अन्य शब्द हैं, जबकि पेरू, पादरी आदि पुर्तगाली भाषा के हैं। उर्दू तोप, तमगा जैसे तुर्की से है। शुक्ल जी के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है। तो कुल 9 नाथ हैं। प्रसिद्ध आलोचक हैं शुक्ल जी के अनुसार 9 नाथों की संख्या है। 9 नाथों के नाम क्रमशः हैं नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ। तो नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। नगर बाहिरे डोंबी तोहिरे कुड़िया छाई, जोई साई सो जा बाढ़िया बाहा नाड़िया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं। सरापा, लुईपा, कंडपा, डोंबीपा। तो देखिए प्रश्न में दी गई पंक्ति, नगर बाहिरे डोंबी तोहिरे कुड़िया छई, छोई सो जो बहनाड़िया सिद्ध कंडपा की है, जबकि सरापा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। लुईपा और डोंबीपा प्रसिद्ध सिद्ध कवि है।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वाश्रय काव्य के रचयिता कौन से हैं? द्वयाश्रय, तो ये है हेमचंद। प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्वयाश्रय काव्य के रचयिता हेमचंद हैं। इस काव्य की रचना हेमचंद ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए की थी, जिसमें कुमार पालचरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। जबकि पुष्पदंत अपभ्रंश के कवि इनका प्रमुख ग्रंथ 63 महापुराण है। इन्हें अपभ्रंश का बहुभूति भी कहते हैं। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य लिखा। आदिकालीन कवि विद्याधर के पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया? तो यह अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता नामक नामकरण अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सुझाया है। अतः उचित उत्तर जॉर्ज अब्राहम होगा। निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? निबंध की अन्विति, संवादात्मकता, आत्मव्यंजकता, विचारात्मकता। तो ये होगा संवादात्मकता नहीं होता है। बाकी जितने भी चीज हमने अन्विति है, विचारात्मकता है, आत्मव्यंजकता, ये सभी निबंध की विशेषता होती है। त्रिशंकु के नाटककार कौन है? मुद्रा राक्षस, पड़िमुदकुर, ब्रजमोहन सा, रमेश बख्शी। तो ये त्रिशंकु के नाटककार इनमें से कौन है? त्रिशंकु के ब्रजमोहन सा। त्रिशंकु नाटक के नाटककार ब्रजमोहन सा हैं। त्रिशंकु एक व्यंग प्रधान नाटक है। नाटककार ने त्रिशंकु में समाज की पूरी व्यवस्था पर व्यंग करते हुए त्रिशंकु के समान लटकते मूल्यों पर चोट किया है। तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस का रस गंधर्व, मणि मधुकर का तथा देवयानी का कहना रमेश बख्शी का चर्चित नाटक है। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ, हजारी प्रसाद। तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार में नहीं आते। हजारी प्रसाद, विद्यानिवास, कुबेरनाथ ये सभी ललित निबंधकार में आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये ललित निबंधों में अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व आदि प्रमुख हैं इनके। विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों में है चितवन की छाह, हल्दी धूप, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी, बंजारा मन आदि। कुबेरनाथ राय का है प्रिया नीलकंठी, रसा केटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी आदि। चिंतामणि शुक्ल के निबंधों का संग्रह जिसमें मनोविकार संबंधी एवं सैद्धांतिक निबंध सम्मिलित हैं। लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो परीक्षा गुरु। देखिए लाला ब्रजकिशोर एवं मुंशी चुन्नीलाल लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 उपन्यास के पात्र हैं। भागवती 1877 श्रद्धाराम फुल्लरी का एवं नूतन ब्रह्मचारी 1886 तथा रहस्य कथा 1879 उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? तो ये है 7 नदियां एक समुंदर। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का जो चित्रण है वो नासिरा शर्मा का उपन्यास है 7 सदियां एक समुंदर। इसमें किया गया है। वे दिन उपन्यास के लेखक निर्मल वर्मा। जबकि लाल पसीना ये अभिमन्यु अनंत का, दूसरी तरफ महेंद्र भल्ला का है। सीता हरण तात जानी कहु पिता संजाय, जो मैं राम तकुल सहित कही दसानन जाई। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? तो ये है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। सीता हरण तात जनी कहु पिता संजाई, जो में राम ते कुल सहित कही दसानन जाए। पंक्ति में अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। ध्वनि मुख्य 2 प्रकार की है, एक लक्षणामूलक ध्वनि, दूसरा है अभिधामूलक ध्वनि। फिर लक्षणामूलक के 2 है भेद अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि एवं अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। जहां वाच्यार्थ का सीधा अन्वय नहीं हो पाता वहां शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर अपने से संबंधित किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराता है। अर्थात जब वाच्यार्थ अर्थांतर में संक्रमित हो जाए उसे अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि कहते हैं। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है।
जो चिंतामणि भाग 2 की निबंध काव्य में प्राकृत दृश्य से लिया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध निबंधों में संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन तथा श्याम सुंदर दास के निबंधों में साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में कुटज आलोक पर वादी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया कि कवि और चित्रकार के माध्यम से अलग अलग है। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। अरस्तु का नामकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। तो यही है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत जो है वो प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। दिए गए विकल्पों में अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, कथन सही नहीं है, जबकि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा अलग है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया कि कवि और चित्रकार के माध्यम से अलग अलग, यानी कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं, तथा प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। कथन पूर्णतः सत्य है, जो अरस्तु और प्लेटो के दार्शनिक विचारों से मेल भी खाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध और कल्पना के संबंध में दोनों के मत का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सृजना के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती। तो कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही, उसके बाहर नहीं, कथन सही है। जबकि अन्य विकल्पों को कॉलरिज की साहित्य एवं कला संबंधी मान्यताओं से मेल नहीं हो रहा है। ज्ञातव्य की बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की प्रसिद्ध कृति है, जिसमें उनकी कई मान्यताएं हैं। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच मतभेद था? तो ये है अलग मतदाता सूची को लेकर। अलग मतदाता सूची पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनके बीच मतभेद था। गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव के विरुद्ध दलील पेश की थी कि अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान उनके लिए अस्थायी दास्ता का रूप ले लेगा। जबकि अम्बेडकर ने कहा कि हमारे सामने एक ऐसा भी वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले, जिसे वह अपनी उससे रक्षा कर पाए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? विकेंद्रीयता, विखंडन, केंद्रवाद, स्थानीयता। तो इसमें कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? केंद्रवाद। केंद्रवाद उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, जबकि विकेंद्रीयता, विखंडन और स्थानीयता ये सभी है। आधुनिकता का अगला चरण उत्तर आधुनिकता होता है, जो निरंतर गतिशील है। उत्तर आधुनिकता का कोई केंद्रवर्ती रूप नहीं बना या बन सकता है, क्योंकि उत्तर आधुनिकता एक प्रकार से विकेंद्रीकरण की सतत प्रक्रिया है। इसमें साहित्य, संस्कृति, दर्शन आदि तर्कवादी सिद्धांतों का विखंडन है। इसमें स्थानीयता के गुण भी मौजूद रहते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? बालमुकुंद गुप्त से। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिस्थिरता शब्द संबंधी विवाद मालमुकुंद गुप्त से हुआ था। गुप्त जी ने भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युग में सक्रिय लेखन किया। उनकी ख्याति उनके लिखे शिव शंभु के चिट्ठे से है। गुप्त जी के निबंधों की शैली व्यंग्यपरक होती थी। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, जिनके प्रसिद्ध निबंधों में आत्मनिर्भरता, कल्पना, शब्द का आकर्षण शक्ति आदि प्रमुख है। किशोरीदास बाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। उनके व्याकरण संबंधी कार्य सराहनीय है। उनके ग्रंथों में ब्रज भाषा का व्याकरण, अच्छी हिंदी निरुक्त आदि प्रमुख है। जबकि पदम सिंह शर्मा कमलेश ने हिंदी के कुछ प्रमुख साहित्य सेवियों के इंटरव्यू में मैं इनसे मिला पुस्तक में संग्रहित किया है। निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? तो कौन सी ऐसी अवधारणा है? इतिहास चक्र। सर्वहारा का अधिनायकत्व व वर्गहीन समाज परिवर्तन की अनिवार्यता। दिए गए विकल्पों में जो इतिहास चक्र की अवधारणा है वो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है, जबकि सर्वहारा का अधिनायकत्व वर्गहीन समाज एवं परिवर्तन की अनिवार्यता मार्क्सवादी विचारधारा के अनुकूल है। ज्ञातव्य कि मार्क्सवाद एक भौतिक पाश्चात्य दर्शन है जो समाजवाद की बात करता है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जनजाति या गोंड जाति निम्नलिखित में किन को पालकर बैठी थी? तो ये मुर्गे और तीतर को।
दूसरा सप्तकी कवि भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कविता है सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति मुर्गे और तीतर नामक पक्षियों को पालकर बैठी है। गीत फरोश चकित है, दुख है, गांधी पंचसती, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी आदि इनके अन्य काव्य ग्रंथ हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। शुक्ल के प्रिय कवि तुलसीदास हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। इनके अनेक ग्रंथों में हिंदी कोविद, रत्नमाला, रूपक रहस्य, साहित्यालोचन आदि प्रमुख हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी की प्रमुख रचना में कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, हिंदी नवलेखन, कविता का पक्ष, भक्ति काव्य यात्रा आदि प्रमुख हैं। मल्लेश की प्रमुख कृतियों में जख्म पर धूल, अपने होने की प्रकाशित करता हुआ आदि प्रमुख हैं। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भोई चौदेश। उपयुक्त दोहा मीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश, यह दोहा मीर खुसरो ने अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था। गौरतलब है कि खुसरो अपने गुरु से बहुत प्रेम और लगाव रखते थे। उनका परलोकवास खुसरो के लिए अज्ञात समान था। अन्य प्रदत्त विकल्प असंगत हैं। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो असमंजस की स्थिति यानी स्वयं से असंतुष्टि, आत्मलोचन, आत्ममंथन, ये सभी सही है, लेकिन असमंजस की स्थिति ये चीज़ सही नहीं है। इन पंक्तियों के आधार पर असमंजस की स्थिति वाला प्रदत्त विकल्प मेल नहीं खा रहा है, जबकि स्वयं से असंतुष्टि, आत्मलोचन एवं आत्मबंधन के भाव उपयुक्त कविता से जुड़े हुए हैं। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है? गजानन मुक्तिबोध का, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का, शुक्ल का, प्रसाद का। तो यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में ये जो कथन है ये जयशंकर प्रसाद जी का है, जिसे उन्होंने कामायनी की भूमिका में लिखा। कामायनी जो कि एक पुनर्विचार पुस्तक गजानन मुक्तिबोध का है, कवि सुमित्रा नंदन पंत नंद दुलारी वाजपेयी की रचना है। साधो देखो जग बौराना, सांची कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई ना जाना। ये है धार्मिक असहिष्णुता से संबंधित। इन पंक्तियों में धार्मिक असहिष्णुता का संदेश नहीं है, जबकि धार्मिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द और एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा का संदेश मौजूद है। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, जिनकी रचना साखी सबदरमैनी, जिसे धर्मदास ने बीजक नाम से संपादित किया। करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो जिंदगी नामा। करम बीबी और सरफराज नामक पात्र जिंदगी नामक उपन्यास, जिंदगी नामा नामक उपन्यास के हैं, जिसकी रचना कृष्णा सोपती ने 1979 ईस्वी में की, जबकि डार से बिछुड़ी सूरजमुखी अंधेरे की 1972 और यारों के यार भी कृष्णा सोपती की अन्य रचनाएं हैं। मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। बेनी माधव, गंगेश्वर, बीरपाल, नंदास। तो इसमें से कौन मानस का हंस जो उपन्यास है उसके पात्र नहीं है? बीरपाल सिंह, जानवी। बेनी माधव हैं, गंगेश्वर मंगलू भी हैं, नंदास शिवचरण वैद्य भी हैं। वीरपाल सिंह जानवी पात्र युग्म अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस से नहीं है, जबकि बेनी माधव, गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू और नंदास शिवचरण वैद्य मानस के हंस से हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? राग दरबारी में है। राग दरबारी उपन्यास में यूपी के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है, जो प्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया व्यंग्यात्मक शैली का उपन्यास है। जबकि आधा गांव यूपी के गाजीपुर जिले के गंगौली की कहानी है, जिसकी रचना राही मासूम रजा ने की है। गली आगे मुड़ती है, इसके उपन्यासकार हैं शिव प्रसाद सिंह, और शिव प्रसाद सिंह की कृति है जल टूटता हुआ। जल टूटता हुआ। गली आगे मुड़ती हुई है, जिसकी रचना राही गंगौली गांव की कहानी जो है इसके राही मासूम रजा थे।
गली आगे मुड़ती है तो ये शिव प्रसाद सिंह की कृति है। और जल टूटता हुआ का रामदृश मिश्र। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में है? आपका बंटी में शकुन और डॉक्टर जोशी। आपका बंटी जिसकी लेखिका महिला उपन्यासकार भनु भंडारी हैं। तिरछी बौछार 1984 उपन्यास मंजुल भगत का एवं टूटा हुआ इंद्रधनुष मंजुल भगत का कहानी संग्रह। प्रेमचंद जी के कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र इसमें कौन है? तो सुबोध चंद और मदारी लाल। प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र सुबोध चंद और मदारी लाल हैं। प्रेमचंद जी की अन्य प्रमुख कहानियों में है नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, शतरंज का खिलाड़ी, अलगी ओझा, पूस की रात, सतकती, दो बैलों की कथा, नशा और कफन। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण नहीं है? तो ये छात्र धर्म का अभाव ये नहीं है। गुप्त कुल की अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, भीमाता का षड्यंत्र। छात्र धर्म का अभाव स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के कारणों में से नहीं था, जबकि गुप्त काल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, भीमाता का षड्यंत्र उसके उदासीन होने के कारणों में से थे। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? मनोज शंकर। सिंदूर की होली नाटक के पात्र मनोज शंकर ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि स्त्री बनाने के लिए। अन्य दिए गए पात्रों का संबंध उपयुक्त कथन से नहीं है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा जो है सिंदूर की होली नाटक, इसके पात्र मनोरंजन की तर्कसंगतता है। यह मिश्र जी का प्रसिद्ध समस्या नाटक है। इनके अन्य जो नाटकों में है राक्षस का मंदिर 1931 में, सन्यासी 1930 में, मुक्ति का रहस्य 1932 में, राजयोग 1933, आधी रात 1934 में। उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर। तो ये जो कहा गया है तो ये किसके विचार थे? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ने नाटककार उपेंद्र नाथ अस्क के संदर्भ में ये कहा कि उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव में तब्दील कर दिया और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। राम कुमार वर्मा प्रसादोत्तर नाटककार, जिनके प्रमुख नाटकों में कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व का नाम लिया जाता है, एवं अन्य प्रसादोत्तर नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटकों में अशोक, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, बिस्तस्ता की लहरें आदि। जबकि समकालीन नाटककारों में प्रमुख नाटककार विष्णु प्रभाकर के युगी युगी क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, श्वेत कमल आदि हैं। समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक कौन सा है? तो एक और द्रोणाचार्य। समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक एक और द्रोणाचार्य है, जिसके नाटककार शंकर शेष हैं। एक और द्रोणाचार्य में से एक और अरविंद, उसके परिवार और कॉलेज का प्रसंग है। दूसरी ओर द्रोणाचार्य उनके परिवार तथा महाभारत कालीन पात्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि के प्रसंग हैं। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का और पहला राजा माथुर का ये 8वां सर सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? यह है शरदचंद्र की। आवारा मसीहा प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरदचंद्र की औपन्यासिक जीवनी है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर है। अन्य दिए गए रचनाकार श्री बांग्ला साहित्य के बंकिम चंद अपने उपन्यास आनंद मठ एवं रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा धरे बायरे चोखरे बाली उपन्यास एवं अंगरिया बिन में भूदेव मुखोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास है। शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो यह है आखिरी कलाम। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में मलिक मोहम्मद जैसी की रचना आखिरी कलाम को कयामत के वर्णन से जोड़ा है, जबकि पद्मावत में प्रेम कथा का वर्णन है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। मंजन की मधुमालती मनोहर और प्रेमा ताराचंद की प्रेम कथा का वर्णन। महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपरोक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं?
नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, दूधनाथ सिंह। प्रसिद्ध आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आलोचक ग्रंथ में महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है कहा है। नंदुलारे वाजपेयी की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियों में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य कवि सुमित्रा नंदन पंत, नामवर सिंह की कृतियों में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान आदि प्रमुख तथा दूधनाथ सिंह की प्रसिद्ध आलोचक कृतियों में निराला, आत्महंता, आस्था, महादेवी आदि प्रमुख हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। फोर्ट विलियम कॉलेज जो था कलकत्ता में जो स्थापित हुआ था, इसके प्रचार थे वो जॉन गिलक्रास्ट थे। इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इसकी स्थापना 1800 में हुई थी। तो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है कलकत्ता में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, असंगत है। फोर्ट विलियम कॉलेज में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी एवं शिक्षा दी जाती थी। इस कॉलेज के प्रचार जॉन गिलक्रास्ट थे। इंग्लैंड में नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है च, ट, ज, इनमें से कौन सा है? तो 1 और 4 होगा च और ज। दिए गए विकल्पों में च और ज तालव्य वर्ण के तहत आते हैं, जबकि ता दंत वर्ण के तहत एवं टा मूर्धा वर्ण के तहत आते हैं। राजभाषा आयोग 1955। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषा का व्यवहार होना चाहिए। तो ये जो राजभाषा आयोग 1955 है, इनमें देखिए जो क्रमशः दिया गया है कि जो राजभाषा आयोग है ये 1955 के अनुसार दिए गए सुझाव में हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषाओं में है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, जबकि भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। सुझाव असंगत है, जिसे राजभाषा आयोग 1955 ने कभी नहीं सुझाया था। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के प्रमुख स्वर क्या हैं? मुख्य स्वर क्या हैं? प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन, प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास, रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, मध्यवर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर इनमें कौन से हैं? तो ये है प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन, दूसरा रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना। शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? इसमें अमीर खुसरो के बारे में कौन सा सही है? वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, सही है। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, ये भी सही है। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, ये भी सही है। तो शुक्ल मानते हैं कि अमीर खुसरो फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। ये इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, जबकि उक्त वैचित्र के नितांत अभाव की बात का संबंध शुक्ल के कथन से नहीं है। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? दो जातीय संस्कृतियों का टकराहट है। दूसरा, मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज पुनर्जागरण में होता है। तो पुनर्जागरण के संबंध में दिए गए कथनों में से दोनों ही सही है। दो जातीय संस्कृतियों का टकराहट, यह मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां इसमें कौन सी है? मुर्दों का गांव, ठुमरी, कर्मनाशा की हार, आदिम रात्र की महक। तो इसमें कौन सा है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां? देखिए जो फणीश्वरनाथ रेणु है, इनके द्वारा जो चर्चित या रचित कहानियां उसमें ठुमरी है और आदिम रात्रि के महक है, जबकि कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की और मुर्दों का गांव धर्मवीर भारती की कहानी संग्रह है। यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र इसमें कौन से हैं? हरगोविंद, चौधरी पीरबख्श, शेख जुम्मन, बब्बर अली खां। तो इसमें यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र कौन से हैं? तो ये है बब्बर अली खां, चौधरी पीरबख्श।
जबकि शेख जो है जुम्मन प्रेमचंद जी की कहानी पंच परमेश्वर का पात्र है, और हरगोविंद ये रेणु की कहानी जो है हरगोविंद संबदिया का पात्र है। निम्नलिखित में से जो टी.एस. इलियट की पुस्तकें इसमें कौन सी हैं? टी.एस. इलियट की साइंस एंड पोइट्री, द सेक्रेड वुड, द मेकिंग ऑफ लिटरेचर, द वेस्टलैंड। इसमें है द सेक्रेड वुड, द वेस्टलैंड। द सेक्रेड वुड एवं द वेस्टलैंड जो है, सेक्रेड वुड और द वेस्टलैंड इलियट की पुस्तकें हैं, जबकि साइंस एंड पोइट्री रिचर्ड की एवं द मेकिंग ऑफ लिटरेचर ये स्कॉट जेम्स ऑरे का ग्रंथ है। आचार्य छेमेंद्र के ग्रंथों का नाम क्या है? तो ये है, इनके ग्रंथों का नाम जो है कवि कंठाभरण सुवृत्त तिलक, छेमेंद्र का। आचार्य जो छेमेंद्र है इनके ग्रंथ कवि कंठाभरण एवं सुवृत्त तिलक है, जबकि व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का आलोचना ग्रंथ है, और 10 कुमार चरित दंडी का ग्रंथ है। छेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, दशावतार चरित आदि अन्य ग्रंथ हैं। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता रहता है। तो जो मार्क्सवाद दर्शन है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की है, ये कथन सही है। दूसरा है मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? उद्धव शतक, सुदामा चरित, भ्रमरदूत, रासमंचाध्यायी। तो इसमें कौन से हैं? आधुनिक काल में उद्धव शतक भी आता है और उद्धव शतक के साथ भ्रमरदूत भी आता है। उद्धव शतक जो कि 1929 में लिखा गया है रचना, ये उद्धव शतक 1929 में जगन्नाथ दास रत्नाकर का ब्रज भाषा में लिखित प्रमुख काव्य ग्रंथ है। जबकि जो भ्रमरदूत है वो द्विवेदी युग का और इसके रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न, इनके काव्य हैं भ्रमरदूत। सुदामा चरित नरोत्तम दास का काव्य है जो भक्तिकालीन रचना है, और जो रास पंचाध्यायी ये अष्टछापी कवि नंददास की है। अतः सुदामा चरित एवं रास पंचाध्यायी आधुनिक काल की रचनाएं नहीं है। द्विवेदी युगीन कविताओं की विशेषता क्या थी? श्रृंगार प्रियता, इतिवृत्तात्मकता, लाक्षणिकता, प्रबंधात्मकता। तो यहाँ पे देखिए इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता, ये दो चीजें जो थी द्विवेदी युगीन की विशेषताओं में थी, जबकि श्रृंगार प्रियता रीतिकाल में था एवं लाक्षणिकता छायावाद में। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? झरना, पथिक, मिलन, रश्मि। तो इसमें से कौन सी छायावाद की नहीं है? तो देखिए पथिक और मिलन 2 और 3 ये नहीं है। मिलन जो है 1917 ईस्वी, मिलन जो है 1917 ईस्वी एवं पथिक 1920। मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1920 द्विवेदी युगीन कवि नरेश राम नरेश की कृतियां हैं। यानी मिलन 1917 में, पथिक 1920 में है, और दोनों ही मिलन और पथिक द्विवेदी युगीन कवि राम नरेश त्रिपाठी की कृतियां, जबकि झरना 1918 एवं रश्मि 1932 ईस्वी छायावादी रचनाएं हैं। झरना जयशंकर प्रसाद की कृति एवं रश्मि महादेवी वर्मा की कृति है। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन सा है? सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आवारा मसीहा, महाभोज, तमस, झूठा सच। तो इसमें आप देखिए कि जो झूठा सच और तमस 3 और 4 देखें तो दोनों ही सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी को दिखाते हैं, जिसके लेखक क्रमशः भीष्म साहनी और यशपाल हैं। और महाभोज ये अपराध और राजनीति के गठजोड़ का यथार्थवादी चित्रण इसमें है, जो प्रसिद्ध उपन्यास लेखिका मनु भंडारी का है। आवारा मसीहा प्रसिद्ध उपन्यासकार विष्णु प्रभाकर का बांग्ला उपन्यासकार शरदचंद्र चटर्जी की जीवनी है। तमस उपन्यास में पात्र हैं कनक, रिचर्ड, लीजा, सेल्मा। तो यहाँ पे देखिए रिचर्ड और लीजा तमस उपन्यास के पात्र हैं, जबकि सेल्मा अपने अजनबी 1961 में लिखा गया था, अज्ञे जी का है। तथा कनक जो है ये झूठा सच 1958 में पहला था, 1960 में दूसरा है। अपने अजनबी अज्ञे का उपन्यास और झूठा सच यशपाल का है। मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा इसमें नहीं है? तो सैलूस और बसंती। सैलूस और बसंती जो है ये
मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। सैलूस जो है ये शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है सैलूस। और बसंती है भीष्म साहनी का। आपका बंटी में महाभोज मनु भंडारी का है। दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा है? धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, खाली घर, बसंत का एक दिन, निष्कासन। तो इसमें देखिए धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र और निष्कासन। धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र एवं निष्कासन दूधनाथ सिंह रचित कहानी संग्रह है, जबकि खाली घर 1969 एवं वसंत का एक दिन 1982 रामदरस मिश्र की कहानी संग्रह है। तो निष्कासन और ये दोनों ही दूसरा दूधनाथ सिंह रचित कहानी संग्रह है, लेकिन खाली घर 1969, वसंत का एक दिन 82 रामदरस मिश्र का कहानी संग्रह है। निम्नलिखित में स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? प्रजा ही रहने उत्तर उर्वशी, बिना दीवारों का घर, नेपथ्य राग। इसमें स्त्री जो नाटककार है वो पूछ रहा है कि कौन से स्त्री नाटककार द्वारा रचना रचा गया है। तो उसमें एक है कि बिना दीवारों का घर, ये मनु भंडारी का है नाटक बिना दीवारों का घर, तथा नेपथ्य राग ये मीराकांत का प्रसिद्ध नाटक है। ये दोनों प्रसिद्ध महिला नाटककार हैं, चाहे वो मनु भंडारी हो या मीराकांत। जबकि उत्तर उर्वशी हमीदुल्लाह का, प्रजा ही रहने दो गिरिराज किशोर का। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्ति में से कौन सी है? संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। समझदारी आने पर यवन चला जाता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह आश्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। तो चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियों में से कौन सी है? यह है 2 और 4। समझदारी आने पर यवन चला जाता है, एक अग्नि में गंधक। प्रसाद लिखित नाटक चंद्रगुप्त में प्रमुख पात्र। चाणक्य की संवादोक्तियों में समझदारी आने पर यवन चला जाता है, महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है कथन है, जबकि अन्य विकल्प चाणक्य के कथन से संबंधित नहीं है। विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है कौन सा? अस्मिता के लिए किस किस को नमन करूं, अंगद की नीति, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। तो कुछ चंदन की कुछ कपूर की विष्णुकांत शास्त्री का निबंध संग्रह है, एवं किस किस को नमन करूं प्रसाद सिंह का निबंध संग्रह। जबकि अस्मिता के लिए अंगद की नीति विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं है, तो इसमें कौन सी दलित आत्मकथाएं नहीं है? आज के अतीत, तिरस्कृत, पानी बीच मीन प्यासी, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो इसमें कौन सी दलित आत्मकथाएं नहीं है? तो 1 और 3। आज के अतीत, पानी बीच मीन प्यासी। आज के अतीत एवं पानी बीच मीन प्यासी दलित आत्मकथाएं नहीं है। आज के अतीत प्रसिद्ध कथाकार भीष्म साहनी की आत्मकथा तथा पानी बीच मीन प्यासी ये है मिथिलेश्वर का आत्मकथात्मक उपन्यास। जबकि तिरस्कृत दलित लेखक सूरजपाल चौहान की आत्मकथा तथा मेरी पत्नी और भेड़िया दलित लेखक एवं चिंतक डॉक्टर धनबीर भारती का। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना, कथानक रूढ़ियों का निवारता प्रयोग करना, सगुण ईश्वर की उपासना करना। तो प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताओं में ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना एवं कथानक रूढ़ियों का निवारता प्रयोग करना शामिल है। जबकि सगुण ईश्वर की उपासना सगुण भक्ति शाखा की विशेषता है। नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना भी प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें नायिका को ईश्वर के समकक्ष मानने की परंपरा है। निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? श्वेतांग, दंतुल, अनुस्वार, श्यामांग। तो इनमें कौन है? मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन के पात्र दंतुल और अनुस्वार हैं। दंतुल और अनुस्वार। दंतुल राजपुरुष है, अनुस्वार नाटक में अधिकारी है, जबकि श्वेतांग और श्यामांग मोहन राकेश के ही नाटक लहरों के राजहंस के पात्र हैं। श्वेतांग नंद का प्रधान कर्मचारी तथा विश्वास पात्र है और श्यामांग भी नंद का कर्मचारी जो वैचारिक रूप से अंतर्द्वंद में जीता है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन सी हैं? आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, साहित्य का मर्म, मध्यकालीन धर्म साधना, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो इसमें है साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना। साहित्य का मर्म एवं मध्यकालीन जो धर्म साधना है ये प्रसिद्ध आलोचक द्विवेदी जी का है। जबकि भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंदुलारे वाजपेयी का। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी की कौन सी मुख्य रंग शैलियां हैं? छत्तीसगढ़ की ख्याल, माच, नाचा, पनवारी।
तो वो इसमें छत्तीसगढ़ का पूछ रहा है कौन सा है, तो इसमें नाचा और पंडवानी ये जो है यहाँ की प्रमुख रंग शैलियाँ हैं। नाचा एवं पंडवानी छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियाँ हैं, जबकि ख्याल राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ का बहुत ही लोकप्रिय। माच मालवा का प्रमुख लोक नाट्य रूप है, जिसे मालवी के अनेक क्षेत्रों में माचा, मछली, माछली, मचैली, मचान आदि नामों से जानते हैं। पंडवानी शैली के गायन में तीजन बाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिला है पंडवानी में। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंधित बोलियों के साथ सुमेलित करना है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। यहाँ पे भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी, मालवी क्रमशः दिया है। तो यहाँ पे बोली वर्ग और संबंधित बोलियों में देखें तो राजस्थानी इनसे संबंधित है मालवी, पश्चिमी हिंदी तो कन्नौजी, पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी का भोजपुरी। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। घनानंद, बोधा, सूदन, पद्माकर। तो यहाँ पे क्रमशः सुमेलित करना है। रचनाकारों का उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो घनानंद का है विरह लीला, बोधा का है विरह वारिश, सूदन का है सुजान चरित, पद्माकर के द्वारा जगत विनोद। निम्नलिखित प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो विज्ञान गीता, ज्योत्सना, नवरस, देवमाया, प्रपंच। तो निम्नलिखित जो प्रतीकवादी नाटक है उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। विज्ञान गीता, ज्योत्सना, नवरस, देवमाया, प्रपंच। तो यहाँ पे क्रमशः सुमेलित करें। तो विज्ञान गीता केशवदास, ज्योत्सना पंत, नवरस सेठ गोविंददास, देवमाया प्रपंच देवदत्त। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सदादर्श ये पत्रिकाओं के नाम है और उसके समक्ष जो है उन लेखकों के नाम दिए हैं, बस सही से सुमेलित करना है इसमें। जैसे यहाँ पे पत्रिका है कवि वचन सुधा तो भारतेंदु, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है, ब्राह्मण प्रताप नारायण का है, सदादर्श लाला श्रीनिवास दास का है। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित करना है। मम्मट, भामा, शंकुक, विश्वनाथ। 14वीं सदी, 9वीं सदी का आरंभ, 11वीं सदी का उत्तरार्ध, 6ठी शताब्दी का मध्यकाल। तो मम्मट, भामा, शंकुक, विश्वनाथ इनका जो समय रहा है उन समय से मिलाना है हमें। तो आचार्य में जैसे कालखंड में मम्मट है तो मम्मट का समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध, भामा 6ठी सदी का मध्यकाल, शंकुक का है 9वीं सदी का आरंभ, विश्वनाथ का है 14वीं सदी। निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनके साथ संबंधित उपन्यासों से सुमेलित करना है। उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण, दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण, पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण, पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण। तो यहाँ पे सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। परती पर कथा, मैयादास की माड़ी, नाचियो बहुत गोपाल, समय सरगम। देखिए क्रमशः में वर्ण विषय और उपन्यास में मिलाना है। तो उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध, समय सरगम, दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण, नाचियो बहुत गोपाल में है, पंजाब पर अंग्रेजों का आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट, मैयादास की माड़ी, पटना की महिला छात्रावास में जो पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण परती पर कथा में है। समय सरगम कृष्णा सोपती का उपन्यास है, नाचियो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का है, मैयादास की माड़ी भीष्म शानी का है और परती पर कथा रेणु जी का है। निम्नलिखित कहानियों को इनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित करना है। वापसी कहानी, तीसरी कसम, माया दर्पण, परमात्मा का कुत्ता ये, और मिलाना है नगरीय जीवन की त्रासदी, नारी स्वातंत्र, आंचलिक तत्व, पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता। तो इन कहानियों के इनके वर्ण विषय से इन्हें सुमेलित करना है। इसे देखिए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन के सेट को देखने से ये होगा कि आपको किस तरीके से पहले जो क्वेश्चन था अब जो पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इनको लगाने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्लेलिस्ट को भी विजिट करिएगा। उसमें पर टॉपिक जितने भी जगह पे जो क्वेश्चन आए हैं उनको हमने करवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है वो आपके लिए। अब देखिए वापसी जो है इसमें पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता के मुद्दे को उठाया गया है। तीसरी कसम में आंचलिक तत्वों को, माया दर्पण में नारी स्वातंत्र को, परमात्मा का कुत्ता में नगरीय जीवन की त्रासदी को। वापसी जो कि उषा प्रियंवदा की कहानी है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम प्रसिद्ध कथाकार रेणु जी की, माया दर्पण कहानीकार निर्मल वर्मा की कहानी तथा परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानी है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। अलमा काबूतरी, मैत्रेयी पुष्पा, छिन्नमस्ता, सूक्ति चिनार, पारिजात। तो इन लेखिकाओं से, महिला लेखिकाओं से सुमेलित करना है। जैसे अलमा कबूतरी तो मैत्रेयी पुष्पा, छिन्नमस्ता प्रभा खेतान,
सूखते चिनार, मधुकांकरिया, पारिजात, नासिरा शर्मा। अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित करना है। युयुत्सु, अश्वत्थामा, संजय और विदुर। और इसमें पार्श्विक प्रतिहिंसक, संशयग्रस्त, सत्याग्रही, कर्मलाग से बहिष्कृत, तटस्थ, यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। तो देखिए अंधा युग के पात्रों का उनकी सही चारित्रिक विशेषताओं में देखिए तो युयुत्सु सत्याग्रही, अश्वत्थामा पार्श्विक प्रतिहिंसक हैं, संजय जो है ये कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ हैं, विदुर संशयग्रस्त हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित करना है। लोकायतन, आशु, भारत भारती, चित्ररेखा। 1935, 64, 1925, 1912। तो यहाँ पे अगर क्रमशः मिलाएं कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष से, तो लोकायतन जो है 1964 और ये रचना है पंत जी का। आंसू जो है 1925 प्रसाद। भारत भारती जो 1912 मैथिली शरण। चित्ररेखा 1935 रामकुमार वर्मा का। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। सौरसेनी, पाली, प्राकृत, वर्तमान हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो यहाँ पे देखिए भाषाओं के विकास आधार पर उनको व्यवस्थित करें तो पहली प्राकृत, सौरसेनी, पूर्वी हिंदी, वर्तमान हिंदी। पहली प्राकृत पाली भाषा को कहते हैं। सौरसेनी हिंदी में ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, हरियाणवी बोली आती है, जबकि पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। वर्तमान हिंदी के तहत आजकल बोली जाने वाली हिंदी है जिसमें विभिन्न भाषा अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, फ्रेंच, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, स्पेनिश के शब्दों के साथ साथ हिंदी की भी अपनी परंपरा से प्राप्त शब्दों के अकूत भंडार की राशि भी शामिल है। रघुवीर सहाय की कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो ये क्रम से लगाना है। रघुवीर सहाय की कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम देखें तो आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये 3, 4, 2, 1 जो बी वाला सही है, यानी एक टोकरी भर मिट्टी जो है सबसे पहले आएगा जो कि 1901 में है। प्लेग का चुड़ैल 1902 में है। 11 वर्ष का समय 3 में है और दुलाई वाली बंग महिला 1907 में। तो एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक है माधव प्रसाद, प्लेग की चुड़ैल के भगवान दास, 11 वर्ष का समय शुक्ल जी के द्वारा, दुलाई वाली बंग महिला। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? परिमल, ग्राम्या, लहर, दीपशिखा। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः इन्हें लगाना है और प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से तो जैसे परिमल है 1930 निराला का है, लहर 1935 प्रसाद जी का है, ग्राम्या 1940 पंत, दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा। निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम क्या है? रोलावर्थ, फर्डिनांड द सास्यूर, सैमुअल टेलर कॉलरिज, आई.ए. रिचर्ड। तो यहाँ पे देखिए सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772, फर्डिनांड द सास्यूर 1857, आई.ए. रिचर्ड का 1893, रोलाबार्थ का 1915। प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो उपन्यासों का वामा शिक्षक, भागवती, निशा हिंदू, देवरानी जेठानी की कहानी। देखिए देवरानी जेठानी की कहानी 1870, गौरी दत्त, वामा शिक्षक 72 में ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय के द्वारा, भागवती 1877, श्रद्धा राम फिलौरी, निशा हिंदू 1890, राधा कृष्ण दास। वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम क्या है? तो अंधा युग का ये सही से क्रम लगाना है। कौरव नगरी, अश्वत्थामा का सत्य, पशु का उदय, गांधारी का साप, विजय, क्रमिक आत्महत्या। तो अंधा युग जो 1955 में रचित नाटक है गीति नाट्य, इसमें पहले कौरव नगरी आता है, कौरव नगरी, फिर पशुवत भाव तो पशु का उदय, अश्वत्थामा का सत्य, इसको पंख, पहिए और पट्टियाँ, फिर गांधारी का साप, फिर विजय, एक क्रमिक आत्महत्या यानी प्रभु की हत्या होती है। तो कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का सत्य, गांधारी का साप, विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। तो ये भी जो दिए गए हैं, जैसे जन्म है रामवृक्ष बेनीपुरी का 99 में, 1906 में नंदुलारे वाजपेयी का, रामविलास का 1912 में, नलिन विलोचन शर्मा का 1916 में।
नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन वर्ष की दृश्य सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज। तो नामवर सिंह की कृतियों का प्रकाशन वर्ष की दृश्य हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, छायावाद 1955, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही क्रम क्या है? वांगचू, राजा निर्बंसिया, एक और आदमी, यही सच है। तो यहाँ पे हमें क्रम से लगाना है। वांगचू, राजा निर्बंसिया, एक और जिंदगी, यही सच है। इनके प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग इन्हें लगाना है। तो राजा निर्बंसिया का समय 1957, कहानीकार कमलेश्वर, एक और जिंदगी 1961 ईस्वी, मोहन राकेश, यही सच है, मनु भंडारी, वांगचू 1978, मिस मसानी। यहाँ पे देखिए आपको बहुत ही क्वेश्चन का जो लेवल होगा ना वो ज़्यादा इस तरीके से होगा कि प्रकाशन वर्ष पूछ रहा, रचना, रचनाकारों के नाम। लेकिन यही जब आप 22 के प्रैक्टिस सेट, 23 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, 21 का भी देखेंगे तो काफ़ी चेंज हो गया है अब पैटर्न। उसको सॉल्व करने में आपके 2 घंटे लग जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 घंटे में भी हो जाएगा। तो नीचे 2 कथन दिए हैं कि साहित्य में लोक ही प्रमाण है। कथन 2 कि लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रातमानों जो प्रतिमान होते हैं उसकी ज़रूरत होती है। तो साहित्य में लोक ही प्रमाण होता है, सही है। लेकिन दूसरा लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमान जरूरी नहीं, शास्त्रीय प्रतिमान कोई मतलब नहीं है। स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। तो कोई भी बहुत ज़्यादा इस तरीके से एकदम अल्टीमेट वो कर दे कि ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो थोड़ा वो सोचने वाला होता है। स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, ये गलत है, क्योंकि स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति नहीं है। कथन 2 पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती, कथन 2 भी गलत है, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था तो चल ही रही है और स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन भी हो रहा है। नीचे 2 कथन है कि कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्जवल रस में होता है। तो दोनों ही सही है, कृष्ण भक्ति से संबंधित है। छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलम्बन का आधार बनी है, वस्तुतः उसके लिए नहीं है। छायावाद तो श्रृंगार लिप्सा से है, लेकिन अगर देखें तो छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है, सिर्फ और सिर्फ श्रृंगारिकता है, तो फिर रीतिकाल में क्या है? छायावाद में प्रकृति प्रेमी पंत जी भी हैं, आध्यात्मिक प्रेम भी है। तो कथन 1 जो कह रहा है कि छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य, कथन 1 गलत है, क्योंकि छायावाद मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान भी है। वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी, गलत है। काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन हो ही सकता है, सामान्य जन ही हो सकता है, क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय वस्तु क्या है? मनुष्य। तो ए गलत है। काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है, कथन गलत है, क्योंकि काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति एवं सामान्य जन दोनों हो सकता है। यहाँ पे आपको 91 से 95 तक प्रश्नों को जो हल करना है वो इसको पढ़ के करना पड़ेगा कि काव्य का अभ्यंतर स्वरूप या आत्मा भाव या रस है, अलंकार उसके बाहरी स्वरूप है, दोनों में कल्पना का काम पड़ता है। जिस प्रकार विभाव अनुभाव में हम उसका प्रयोग पाते हैं उसी प्रकार रूपक उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों में भी, जबकि रस ही काव्य में प्रधान वस्तु है। तो यहाँ पे आए और अवतरण को देखिए, आपको देख के सॉल्व करना है, तो वो पढ़ के आराम से हो जाता है। उक्त अवतरण में स्थापित किया गया है कि कल्पना के बगैर साधारणीकरण संभव नहीं है। उक्त अवतरण से ध्वनित क्या होता है? तो लेखक रसवादी है। उक्त अवतरण के तो अवतरण से ही देखना है चीज़ों को कि कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। उसे ऐसे स्वरूप खड़े करने पड़ते हैं जिनके द्वारा रति, हास, शोक, क्रोध, घृणा आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि श्रोता भी अनुभव करेंगे। तो हमें ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत करने वाली नहीं है। गद्यांश में अगर आप बराबर अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से, अगर 1-2 बार पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको पढ़िए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पे साहित्य से संबंधित दिया है कि साहित्य का मूल स्रोत होता है क्या? मनुष्य का जीवन। मनुष्य के जीवन के दुख सुख, आशा आकांक्षा, उत्थान पतन की ही अभिव्यक्ति साहित्य द्वारा होती है। मनुष्य का व्यक्ति जीवन समष्टि जीवन द्वारा सीमाबद्ध है। मनुष्य की व्यष्टि सत्ता के साथ समष्टि का किस प्रकार संघर्ष एवं द्वंद्व चलता रहता है, इसके परिणाम स्वरूप उसके सामाजिक जीवन में किस प्रकार रूपांतर होता है, यह बात अतीत काल के साहित्य समालोचना के विशेष
में विशेष रूप से नहीं पाई जाती। तो साहित्य पर है और एक बार नहीं समझ में आए 2 बार इसको पढ़िए। अब यहाँ पे अनुच्छेद के आधार पे कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है, और ये जब एक बार नहीं आता तो 2 बार पढ़िए और उसी में से निकलेगा इसका उत्तर। तो ये कुल मिला के यहाँ से संबंधित इस तरीके से 5 क्वेश्चन है। तो उम्मीद है ये भी प्रैक्टिस सेट आपका 10 गद्यांश वाला हम छोड़ दे रहे हैं कि आप इसको पढ़ के कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट अपना ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया, वहाँ से टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।